हेलो दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आज हम उसे देखेंगे। तो प्लीज़ आप इस टेस्ट को अंत तक जरूर लगाएं और आप 25 में से कितने सही कर पाते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आपको ये टेस्ट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए यानी कोरोमंडल तट। यदि हम बात करें बाकी ऑप्शन की, तो जो मालाबार तट है वह कर्नाटक के मैंगलोर से लेकर तमिलनाडु कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। कोंकण तट गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं। कन्नड़ तट जो है वह गोवा से लेकर कर्नाटक के मैंगलोर तक के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। यदि हम बात करें बाकी ऑप्शन की, तो अंडमान को म्यांमार से अलग करता है कोको चैनल या कोको द्वीप, और भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू मध्य। लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अजंता पर्वत श्रेणी। और यदि हम बात करें अजंता पर्वत श्रेणी की, तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और इसका विस्तार केवल एक ही राज्य में है। और यदि हम बात करें अदर ऑप्शन की, तो जो अरावली पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में यह फैली हुई है। इसकी अधिकतम लंबाई राजस्थान राज्य में है। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो माउंट आबू के पास स्थित है। इसी में जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। और यदि हम बात करें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की, तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वो गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में है। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी और उसके दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी है। सतपुड़ा दोनों भ्रंश घाटियों के बीच में स्थित होने की वजह से एक ब्लॉक पर्वत है। और यदि हम बात करें सह्याद्री की, तो सह्याद्री जो है यह पश्चिमी घाट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है इसे। यह गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी सोन नदी। सोन नदी जो है वह महाकाल पहाड़ी की अमरकंटक चोटी से निकलती है और बिहार के पटना में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। और यदि हम बात करें केन नदी, बेतवा और चंबल नदी, ये तीनों नदियां जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। ये यमुना नदी के दाहिने तट पर आकर मिल जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और यदि हम बात करें बाकी ऑप्शन की, तो जो उत्तरी पूर्वी मानसून है, उत्तरी पूर्वी मानसून सितंबर महीने के बाद मानसून लौटना शुरू हो जाता है। तो जो उत्तरी पूर्वी से चलने वाली मानसूनी हवाएं होती हैं वो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, जिसे वो कोरोमंडल तट पर वर्षा कराती हैं। यानी जो उत्तरी पूर्वी मानसून होता है उसकी वजह से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। और जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है ये भारत में जून से सितंबर तक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से होती है। और यदि हम बात करें नार्वेस्टर की, तो नार्वेस्टर जो होती है वो न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को नार्वेस्टर कहते हैं। यानी जो न्यूजीलैंड में पर्वतों से उतरने वाली गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं उनको नार्वेस्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 231 के तहत। और यदि हम बात करें बाकी ऑप्शन की, तो जो अनुच्छेद 262 है उसमें नदी जल विवाद है और अनुच्छेद 148 में कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की गई है।
और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी दक्षिण अफ्रीका से। और यदि हम बात करें बाकी ऑप्शन की, तो जो कनाडा है उसे संघात्मक विशेषता और केंद्र तथा राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वह कनाडा से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से जो है आपातकाल के दौरान जो भारतीय जनता को मौलिक अधिकार मिले हैं वह समाप्त हो जाता है। और यदि हम बात करें रूस से, तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 54। और यदि हम बात करें बाकी ऑप्शन की, तो जो अनुच्छेद 85 है उसमें प्रधानमंत्री की सहायता से राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। और यदि हम बात करें अनुच्छेद 72 की, तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, यानी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। अगला प्रश्न है, हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में। और यदि हम बात करें बाकी ऑप्शन की, तो जो बिंदुसार है, बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस आया था जो अंतियोकस का राजदूत था। और यदि हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। और यदि हम बात करें अशोक की, तो अशोक की दरबार में डायोनोसियस आया था जो मिस्र के फिलाडेल्फस का राजदूत था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। और यदि हम बात करें बाकी ऑप्शन की, तो 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। और यदि हम बात करें 8 अगस्त 1940 को, तो अगस्त प्रस्ताव आया था जिसे लॉर्ड लिथगो ने प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 711 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। और यदि हम बात करें बाकी ऑप्शन की, तो जो 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनी और जयपाल के बीच युद्ध हुआ था जिसमें जयपाल की पराजय हुई थी। यदि हम बात करें 1175 ईस्वी में, तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था मुल्तान के विरुद्ध। 712 ईस्वी की बात करते हैं, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने 712 में सिंध पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो फारसी ग्रंथ चचनामा से मिलती है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और यदि हम बात करें बाकी ऑप्शन की, तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है उसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। वो कौन कौन शब्द थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और यदि हम बात करें 61वां संविधान संशोधन 1989 में, तो जो लोकसभा और विधानसभा में मतदान की जो आयु सीमा होती है पहले 21 वर्ष थी, लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और यदि हम बात करें 52वां संविधान संशोधन 1985 की, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान को भी शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, उच्च सदन है
उच्च सदन कौन है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी राज्यसभा। और यदि हम बात करें बाकी ऑप्शन की, तो जो लोकसभा है, लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, या इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 81 में है। और यदि हम बात करें राज्यसभा की, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 80 में है। और संसद की बात करें, तो जो संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में है। विधानसभा, विधानसभा का वर्णन अनुच्छेद 170 में किया गया है। इसे भी निम्न सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अल बरूनी। अल बरूनी जो है 11वीं सदी में भारत आया था, और इसकी पुस्तक किताब उल हिंद। और यदि हम बात करें बाकी ऑप्शन की, तो जो इब्न बतूता है, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक रियला है, और इसके ज्ञान से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का न्यायाधीश बना दिया था इसे। अब बात करते हैं अगर अमीर खुसरो की, तो जो अमीर खुसरो है, ये अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख दरबारी कवि था। अगर हम बात करें फाहियान की, तो जो फाहियान ये चीनी यात्री है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। और यदि हम बात करें बाकी ऑप्शन की, तो जो राष्ट्रपति है, इसका वर्णन अनुच्छेद 52 में है। संसद का वर्णन है 79 में, अनुच्छेद 79 में वर्णन है। और मंत्रिपरिषद का वर्णन अनुच्छेद 74 के द्वारा है, के तहत है। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना किस सूची का विषय है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी समवर्ती सूची। और यदि हम बात करें बाकी ऑप्शन की, तो जो संघ सूची है, संघ सूची में इसमें रखे गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। पहले इसमें 97 विषय थे, लेकिन अब इसमें 100 विषय हैं। और यदि हम बात करें राज्य सूची की, तो इसमें रखे गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। पहले इसमें 66 विषय थे, अब इसमें 61 विषय हैं। और यदि हम बात करें समवर्ती सूची की, तो इसमें रखे गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। लेकिन यदि दोनों के बीच टकराव होता है, तो केंद्र को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। पहले इसमें 47 विषय थे, अब इसमें 52 विषय हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 110 में। और यदि हम बात करें बाकी ऑप्शन की, तो अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन, और अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को यदि किसी कानूनी सलाहकार की ज़रूरत होती है, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। और अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, उसे हम संयुक्त अधिवेशन कहते हैं, जिसे बुलाने का काम तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। और यदि हम बात करते हैं कि बाकी ऑप्शन की, तो जो गंगा नदी है, यमुना नदी है और गोदावरी है,
ये जो तीनों नदियां हैं वो पूरब की तरफ बहती हैं, लेकिन जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर प्रमुख रूप से तीन नदियां बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही नदी। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मदुरई, आंध्र प्रदेश। और यदि हम बात करें बाकी ऑप्शन की, तो जो कामाख्या मंदिर है वो असम में स्थित है, और जो सिद्धि विनायक मंदिर है वो महाराष्ट्र में है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों को कौन समाप्त कर सकता है? तो इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, यानी इसमें से कोई नहीं। न तो संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न ही सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकता है। और यदि हम बात करें संसद की, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। और बात करें राष्ट्रपति का, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 52 में है। और यदि हम बात करें प्रधानमंत्री का, तो इसका इनका वर्णन अनुच्छेद 75 में है। और सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 124 में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी मसूर। मसूर जो है वो खरीफ की फसल नहीं है, वह रबी की फसल है। जो रबी की फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर में उसकी बुआई होती है, और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू। और जो खरीफ की फसल होती है उसकी बुआई जो होती है जून जुलाई में होती है, और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, जैसे मूंगफली, मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, तिल। अगला प्रश्न देखते हैं, रेंगुर मिट्टी किसका नाम है? रेंगुर मिट्टी किसका नाम है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम लोग रेंगुर मिट्टी कहते हैं। और यदि हम बात करें बाकी ऑप्शन की, तो जो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैली है। इसमें सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल मक्का है। अब यदि हम बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो यूपी, पंजाब, हरियाणा राज्यों में फैली है। ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ये दो प्रकार की होती है, एक खादर होती है, एक बांगर होती है। और यदि हम बात करें काली मिट्टी की, तो जो काली मिट्टी है उसको चिकनी मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। यह महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना राज्यों में फैली है। इसमें सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है तो कपास। और यदि हम बात करें लेटराइट मिट्टी की, तो जो लेटराइट मिट्टी है वो ईंट के समान कठोर होती है। ये दक्षिणी भागों यानी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाई जाती है। इसमें बादाम, अखरोट, काफ़ी, मसाला का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोंड जनजाति। गोंड जनजाति ये सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। और यदि हम बात करें बाकी जनजाति की, तो जो संथाल जनजाति है यह पूर्वी भारत यानी पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और असम राज्यों तक फैले हुए हैं। और जो थारू जनजाति है ये उत्तराखंड के नैनीताल से लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्रों में फैले हुए हैं। थारू जनजाति ही दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। और यदि हम बात करें मुंडा जनजाति की, तो मुंडा जनजाति ये मुख्य रूप से झारखंड राज्यों में निवास करते हैं। और जो गोंड जनजाति है यह मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में फैले हुए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है?
तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र स्थित है। और यदि हम बात करें अन्य ऑप्शन की, तो जो कटक उड़ीसा है, यहाँ पर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। यानी राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में है। और यदि बात करें देहरादून उत्तराखंड की, तो यहाँ पर राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र है। और चेन्नई तमिलनाडु में राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र है। तो ये थे सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।